आज के अध्याय में हम बात करेंगे लोकतंत्र से संबंधित। तो लोकतंत्र जो कि दुनिया का सर्वप्रिय शासन प्रणाली है, उसी शासन प्रणाली का जो सिस्टम भारत ने अडॉप्ट किया हुआ है और ये संसदीय स्वरूप हमने इंग्लैंड से लिया है। और इस संसदीय स्वरूप में हमने देखना है सबसे पहले संसद के बारे में। तो संसद में 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इस प्रकार से तीनों से मिला करके ये 3 अंग मिल करके हमारी संसद का निर्माण करते हैं अनुच्छेद 79 के तहत। अनुच्छेद 79 के तहत जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है वो मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। और लोकसभा है वो हमारा लोकप्रिय सदन है, वो कहलाता है क्योंकि यह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता है, जबकि राज्यसभा के सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है और इसको दूसरा सदन भी कहा जाता है लोकसभा को, जबकि राज्यसभा को प्रथम सदन है वो कहा जाता है। बात करेंगे हम राज्यों में, तो राज्यों में विधानमंडल होते हैं जो प्रत्येक राज्य स्तर पर होते हैं। इसके 2 सदन होते हैं, एक तो विधान सभा और एक विधान परिषद। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो राजस्थान में केवल एक ही विधान परिषद है, विधान परिषद नहीं है, विधान सभा ही है, केवल एक ही सदन है। बात करें हम कार्यपालिका की, तो इसे सरकार कहा जाता है। इन वास्तव में सरकार है वो कार्यपालिका ही होती है, जिसकी 2 श्रेणियां होती हैं। एक तो होती है राजनीतिक और एक होती है स्थायी। राजनीतिक का मतलब होता है जिसमें प्रधानमंत्री आता है और उसकी मंत्री परिषद आती है, ये सब राजनीतिक कार्यपालिका के तहत आते हैं। जबकि स्थायी कार्यपालिका के अंदर जितने भी सिविल सेवक है, सचिवालय से संबंधित जो हमारे सेवक हैं वो सभी स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। बात करते हैं हम न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका भारत के अंदर जैसे सर्वोच्च न्यायालय है या अन्य जितने भी स्टेट हाई कोर्ट है वो सब इसके तहत आते हैं। लोकसभा की शक्तियों की अगर हम बात करें तो लोकसभा के पास न्यायिक शक्तियां भी होती हैं, वित्तीय शक्तियां होती हैं, कार्यपालिका पर नियंत्रण से संबंधित शक्तियां होती हैं, संविधान संशोधन से संबंधित जो शक्तियां अनुच्छेद 368 के तहत वो होती है, और चुनाव संबंधित शक्तियां जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, तो ये शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 54 में जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है वो भी लोकसभा है वो करती है। तो राज्यसभा की शक्तियां की अगर बात करें तो इसमें भी न्यायिक शक्तियां हैं, संविधान संशोधन में ये लोग भी भाग लेते हैं। वित्तीय शक्तियों के बारे में इनकी स्थिति थोड़ी कमजोर होती है, ये केवल 14 दिन तक जो वित्त विधेयक है उसको रोक करके रख सकती है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि राज्यसभा कितने दिन तक वित्त विधेयक को रोक करके रख सकती है, तो ये 14 दिन की अवधि होती है। इसके अलावा कार्यकारी शक्तियां भी होती हैं, आपातकालीन शक्तियां भी होती हैं। सबसे बड़ी जो विशेष शक्तियां होती हैं इस राज्यसभा के पास, वो होती है 249 में 2/3 बहुमत से ये किसी भी राज्य सूची के विषय को संघीय सूची में ले जा सकती है। तो राज्य सूची के विषय को संघीय सूची में राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत है वो ले जा सकती है। और इसी प्रकार से अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन है वो भी राज्यसभा करती है। बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत हमारे राष्ट्रपति होते हैं, उनकी शक्तियां 53 के अंदर निहित होती हैं। कार्यपालिका का ये प्रमुख होता है, लेकिन ये ब्रिटिश शासन की तरह होता है, ब्रिटिश जो राजा होता है उसके तरीके से होता है। इनके पास केवल नाममात्र की शक्तियां ही होती हैं। योग्यता हमारे राष्ट्रपति के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु है वो 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका चुनाव है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसमें जो निर्वाचक मंडल है वो सदन के दोनों, जो संसद के दोनों सदन है राज्यसभा और लोकसभा भाग लेते हैं। इसके अलावा इसमें जो राज्य विधानमंडल के सदस्य, जिसमें विधानसभा के सदस्य हैं वो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें 17वें संशोधन, जो 17वां संशोधन हुआ था 1992 में, के द्वारा संघ राज्यों के सदस्यों को भी भाग लेने का जो अधिकार है वो मिल गया था। इस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्तियां भी होती हैं
और राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का चुनाव पहले मनोनयन राष्ट्रपति करते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। अब केवल राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों का मनोनयन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। इसमें न्यूनतम कोटा का नियम लागू होता है, अर्थात जितने वैध मत हैं उनका बटा 2 कर देते हैं। आधा करने के बाद प्लस 1, आधे से प्लस 1 मत है वो अधिक आने चाहिए। इस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो होता है, जो कि अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, अर्थात हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। आपातकालीन शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास होती हैं, जिसमें बाहरी आक्रमण है या संवैधानिक तंत्र विघटन हो जाए, असफल हो जाए, तो उसमें और वित्तीय स्थिति अगर देश की खराब हो जाए, तो ऐसे में भी राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती है। बात करें हम लोकसभा के सदस्यों की, तो पहले जब संविधान बना तो 500 सदस्यों की व्यवस्था हमारे संविधान के अंदर की गई थी, लेकिन गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम आया था 1987। गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के अनुसार अधिकतम संख्या है वो कितनी कर दी गई, तो 550 सदस्य, 500 से बढ़ा करके 550 सदस्य 1987 में कर दिए गए थे। 1987 में जो हमारा संशोधन हुआ था, उस संशोधन के तहत 550 कर दिया गया, और जिसमें 530 तो राज्यों से थे और 20 केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य थे। निर्धारित किया गया कि 530 सदस्य केंद्र सीधे राज्यों से आएंगे और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाएंगे। अगर हम बात करें लोकसभा के लिए योग्यता है वो 25 वर्ष कम से कम उसकी उम्र होनी चाहिए। इन लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उसकी आयु 25 वर्ष चाहिए। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उसकी उम्र 30 वर्ष चाहिए। लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है और उसके सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, उसका कार्यकाल अनिश्चित होता है, लेकिन उनके सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है, जिसमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद हट जाते हैं और उनके स्थान पे नए सदस्य हैं वो आ जाते हैं। तो इस प्रकार से स्थायी सदन होता है, ये कभी खत्म होने वाला सदन नहीं होता है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल केवल 5 वर्ष के लिए होता है और 5 वर्ष बाद इसके सदस्य है वो दोबारा इलेक्ट होकर के आते हैं। तो इस प्रकार से 5 वर्ष बाद निर्धारित अवधि में इनका चुनाव वो करवा दिया जाता है। बात करें भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, तो अनुच्छेद 74 में भारत के प्रधानमंत्री का वर्णन किया गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा और उसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 75 के तहत कर ली जाएगी। तो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, न कि निर्वाचित किए जाते हैं, ये नियुक्ति के द्वारा आते हैं। लोकसभा के ये नेता होते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता होते हैं। सदन का नेता प्रधानमंत्री को ही कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अंदर स्थित है। ये किस अनुच्छेद के तहत, ऐसा भी पूछ लिया जाता है, तो अनुच्छेद 130 के तहत हमारा सर्वोच्च न्यायालय वो दिल्ली में स्थापित किया गया है। अगर न्यायपालिका की बात की जाए, तो न्यायपालिका 2008 में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके अंदर 31 न्यायाधीश थे, और इसी प्रकार से सभी स्टेट के अंदर हाई कोर्ट्स हैं वो होते हैं। तो आज के इस चैप्टर में इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन रहे थे, जो हर एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, हमने कर लिए।